एक शख्स अपनी पत्नी के साथ में महाकुंभ में स्नान करने आता है और वहीं से अपने बेटे को फोन लगाता है। और जैसे ही बेटा फोन उठाता है तो वो शख्स फूट फूट कर रोने लगता है। तभी बेटा पूछता है कि पिताजी क्या बात है, आप क्यों इतना ज्यादा रो रहे हैं। तभी वो शख्स कहता है कि बेटा, तुम्हारी माँ कुंभ के मेले में खो गई है और मैंने उसका बहुत ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिल रही। जब पिता को इस तरह रोता बेटा देखता है, सुनता है, तो कहता है पिताजी आप परेशान मत हो और आप माँ की तलाश जारी रखिए, कहीं ना कहीं वो मिल जाएगी और हम लोग भी आते हैं और हम लोग भी माँ को ढूंढेंगे और आप रोना बंद करिए। जैसे ही बेटा पिता को अपने तसल्ली देता है तो पिता को कुछ तसल्ली होती है और वो फिर ढूंढने में जुट जाता है। वहीं पर बेटा अपने छोटे भाई से कहता है कि माँ कुंभ के मेले में खो गई है और फिर अपने मामा से बात करता है। अब ये तीनों लोग कुंभ के लिए निकल जाते हैं और फिर वहां पर ये सब लोग माँ को ढूंढने लगते हैं और इनको माँ मिल तो जाती है, लेकिन माँ जिंदा नहीं होती, माँ की लाश मिलती है। और जब पुलिस इस केस को खंगालती है और जब कातिल का नाम सामने आता है तो इसको सुनकर सभी लोग हैरान व परेशान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी को विस्तार से। बस आप पूरी कहानी को जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो कहानी है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से। दिल्ली में एक इलाका है त्रिलोकपुरी और उसी त्रिलोकपुरी का रहने वाला है अशोक। अशोक दरअसल एमसीडी में एक सफाई कर्मी है और वो सफाई कर्मी पर अपना काम करता है और प्रयागराज में महाकुंभ का मेला चल रहा है। तभी एक रोज उसकी पत्नी मीनाक्षी अशोक से कहती है कि सब कोई स्नान करने प्रयागराज जा रहा है, तुम क्यों नहीं जा रहे हो और क्यों ना हम दोनों प्रयागराज चलें और वहां पर स्नान करें। तभी वो अशोक मान जाता है और कहता है ठीक है, हम लोग चलेंगे। और तभी वो अपने ऑफिस में छुट्टी की अर्जी लगा देता है और उसको छुट्टी मिल जाती है। तभी वो अपनी पत्नी मीनाक्षी, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास है, और अशोक की उम्र लगभग 38 साल है। अब ये दोनों 17 फरवरी की शाम प्रयागराज के लिए निकल जाते हैं और 18 फरवरी को ये लोग सुबह से वहां पर महाकुंभ के मेले में स्नान करते हैं और वहां घूमते फिरते हैं। और उसी दौरान अशोक अपनी पत्नी मीनाक्षी के साथ में एक वीडियो बनाता है और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर देता है, जिस पर दोनों पति और पत्नी काफी खुश नजर आ रहे हैं और ये अपने पति और पत्नी दोनों महाकुंभ के मेले में घूमते फिरते नजर आते हैं। लेकिन जैसे ही 18 फरवरी के शाम का वक्त होता है तभी ये अपने बेटे अश्वनी को फोन करता है और कहता है कि बेटा, मैं और तुम्हारी माँ कुंभ के मेले में घूम रहे थे, तभी एक भीड़ का एक झुंड का झेला आता है और उसी झेले में तुम्हारी माँ का हाथ छूट जाता है और वो माँ मुझसे खो जाती है। इसके बाद मैंने बहुत उसको ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन माँ कहीं नहीं मिल रही। और अशोक रो रो कर ये सारी बातें अपने बेटे अश्वनी को बता रहा था। अश्वनी भी अपने पिता अशोक को इस तरह से रोता देख वो भी भावुक हो जाता है और किसी तरीके से अपने पिता अशोक को समझाने की पूरी कोशिश करता है कि पिताजी परेशान मत हो और ढूंढिए, वहां पर शायद कहीं ना कहीं तो माँ मिल ही जाएगी और हम लोग भी ढूंढने आ रहे हैं। तभी वो शख्स कहता है ठीक है बेटा, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है, मैं खोया पाया केंद्र भी गया और वहां पर कई पुलिस वालों से भी पूछताछ की, लेकिन माँ का कहीं पता नहीं चल रहा है। तभी अश्वनी कहता है
कि ठीक है पिताजी, आप परेशान मत हो, हम लोग भी आ रहे हैं। और इसी तरीके से अशोक पूरी रात गुजार देता है। अगले दिन 19 फरवरी के दिन अश्वनी अपने छोटे भाई आदर्श और अपने मामा प्रवेश के साथ प्रयागराज पहुंच जाते हैं और स्टेशन से उतरने के बाद ही ये तीनों लोग अलग अलग होकर अब मीनाक्षी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। और अपने हाथ पे इन्होंने एक तख्ती ले रखी होती है और तख्ती में मीनाक्षी की फोटो लगी हुई होती है। और वो जो जो लोग उन्हें मिलते या पुलिस वाले मिलते, उन सभी को ये फोटो दिखाते और उनसे पूछते कि कहीं आपने इनको देखा है। लेकिन इनको कहीं पर मीनाक्षी नहीं मिल रही थी। तभी ये लोग खोया पाया केंद्र भी जाते हैं, वहां भी पूछताछ करते हैं, वहां पर भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन मीनाक्षी इनको नहीं मिलती। तभी ये लोग कई थाने जाते हैं और थानों में भी जाकर भी पता करते हैं, लेकिन उन थानों पर भी इनको मीनाक्षी नहीं मिल रही थी। ये तीनों एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं और तीनों एक दूसरे से फोन पर बातचीत भी कर रहे होते हैं और पूछते हैं क्या तुम्हें मिली, एक दूसरे से संपर्क बनाए रखते हैं। और ये तीनों लोग ढूंढते रहते हैं, लेकिन ये मीनाक्षी इनको कहीं नहीं मिलती। तभी ये लोग एक वहां पर थाना है, दारागंज थाना, जब वहां पहुंचते हैं, वहां पर मीनाक्षी की फोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि ये हमारी माँ है और हम लोग दिल्ली में रहते हैं। हमारी माँ और पिता दोनों कुंभ का स्नान करने आए थे, लेकिन माँ हमारी खो गई है, क्या आपने इनको कहीं देखा है? तभी वो वहां पर एक सिपाही खड़ा होता है और वो शख्स अश्वनी से कहता है कि एक काम करो, तुम झूसी थाने चले जाओ, वहां पर पता करो, वहां पर कुछ महिलाएं मिली हैं और वहां जाकर तुम पता लगाओ। तभी ये लोग झूसी थाने पहुंच जाते हैं और झूसी थाने के इंस्पेक्टर उपेंद्र प्रताप सिंह को ये अपनी माँ की फोटो दिखाते हैं। और जैसे ही उपेंद्र प्रताप सिंह इनकी माँ मीनाक्षी की फोटो देखते हैं तो वो देखते ही रह जाते हैं। तभी वो कहते हैं कि एक काम करो, तुम पोस्टमार्टम हाउस जाओ और वहां पर मर्चरी में कुछ लाशें रखी हुई हैं, वहां जाकर देख लो। जैसे ही पोस्टमार्टम का ये हाउस का ये नाम सुनते हैं तो ये इनके पसीने छूट जाते हैं, लेकिन अब इन्हें माँ को ढूंढना भी था। तभी ये पोस्टमार्टम हाउस जाते हैं और वहां पर मर्चरी में कुछ लाशें रखी हुई थी, क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी अज्ञात लाशें मिलती हैं तो उनको मर्चरी में रख दिया जाता है 72 घंटे के लिए, कि शायद कोई इनके जान पहचान का आए और शायद कोई इनको पहचान कर ले। इसीलिए उनको 72 घंटे के लिए मर्चरी में रख दिया जाता है। और जैसे ही ये मर्चरी पहुंचते हैं और वहां पर एक महिला की डेड बॉडी दिखाई जाती है, जैसे ही वो डेड बॉडी देखते हैं और इनकी नजर उस डेड बॉडी की साड़ी पर पड़ती है तो ये फपक कर रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस साड़ी से ही पहचान जाते हैं कि हमारी माँ की साड़ी है। और जब माँ का चेहरा देखते हैं तो इनका और ज्यादा बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि किसी ने इनकी माँ को चाकुओं से गोद गोद कर मीनाक्षी की हत्या कर दी थी। और ये तारीख होती है 21 फरवरी की। दोनों भाई अश्वनी और आदर्श और मामा प्रवेश पूरी तरीके से टूट जाते हैं और फिर झूसी थाने पहुंचते हैं और उपेंद्र प्रताप सिंह थाना इंचार्ज से कहते हैं कि हमारी माँ यही है। लेकिन सवाल ये है कि ये तो मेरे पिताजी के साथ में कुंभ में स्नान करने आई थी, आखिरकार यहाँ पर इनकी हत्या कौन कर सकता है? तभी पुलिस वहां के थाना इंचार्ज जो उपेंद्र प्रताप सिंह होते हैं वो बताते हैं कि दरअसल 19 फरवरी की सुबह इनकी डेड बॉडी एक लॉज में पाई गई थी। और फिर तभी थाना इंचार्ज उपेंद्र प्रताप सिंह एक टीम गठित करते हैं और वहां के आसपास कि जितने भी सीसीटीवी फुटेज होते हैं, सीसीटीवी कैमरे होते हैं, उनको खंगाला जाता है। और उन सीसीटीवी कैमरे पर मीनाक्षी देवी नजर आती है और मीनाक्षी देवी के साथ में एक शख्स नजर आता है और थाना इंचार्ज पूछता है कि ये शख्स कौन है। तभी अश्वनी उस तस्वीर को देखते हुए पहचान लेता है और कहता है कि ये जो साथ में शख्स है ये मेरे पिताजी हैं। तभी पुलिस को कुछ शक होता है
और अश्वनी से कहते हैं कि तुम एक काम करो, किसी भी तरीके से अपने पिता अशोक को यहाँ बुलाओ। तभी वो अश्वनी अपने पिता को फोन करके किसी भी तरीके से प्रयागराज बुला लेते हैं और जैसे ही वो प्रयागराज पहुंचते हैं तभी पुलिस उनको दबोच लेती है और थाने ले आती है। जब उनसे पूछताछ की जाती है तो शुरू में तो जैसा हर अपराधी इधर उधर की बात करता है और कोई भी क्राइम करने से इनकार करता है, ऐसा ही कुछ अशोक भी करता है। लेकिन जब पुलिस अपने ढंग से पूछताछ करना शुरू करती है तो सब कुछ ये उगलना शुरू कर देता है और इस बात को भी कबूल कर लेता है कि हाँ, मैंने ही अपनी पत्नी मीनाक्षी का कत्ल किया है। तभी पुलिस पूछती है कि आखिरकार तुमने अपनी ही पत्नी का कत्ल क्यों किया, और जब तुम्हें पत्नी से इतनी नफरत थी तो अपनी पत्नी को तुम महाकुंभ में क्यों लेके आए। तो आखिरकार कत्ल करने की पीछे की क्या वजह है। तभी अशोक कहता है कि दरअसल मेरा दिल्ली में किसी एक दूसरी महिला से अफेयर चल रहा था और ये इस बात की भनक मीनाक्षी को लग जाती है और इसी बात का एतराज करती है मीनाक्षी और मुझसे कहती है कि तुम खबरदार उस महिला से अब नहीं मिलोगे। लेकिन मैं उसकी बात को काटते हुए उससे मैंने कहा कि कुछ भी हो जाए मैं उस महिला से मिलना बंद नहीं करूंगा और इसी बात को लेकर आए दिन हमारे बीच में झगड़े होने शुरू हो गए थे और इसी वजह से झगड़ों के चलते ही हमारे रिश्तों में काफी खटास भी आने लगी थी। लेकिन मैं किसी भी कीमत पर उस महिला को छोड़ना नहीं चाहता था और तभी मैंने 4 महीना पहले ही तकरीबन एक प्लान बना लिया था कि किसी भी तरीके से मैं मीनाक्षी को हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से बाहर कर दूंगा, यानी कि उसका कत्ल कर दूंगा। लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन जब इसने कुंभ आने के लिए मुझसे कहा तो मेरे दिमाग में वो बात याद आई और मुझे लगा कि वहां पर ले जाकर मैं इसका बहुत ही आसानी से कत्ल कर सकता हूं, क्योंकि वहां पर लाखों करोड़ों की भीड़ होगी और वहां पर अगर मैं कत्ल कर दूंगा और गुमशुदगी का इसका बहाना बनाऊंगा तो आसानी से मेरे घर वाले भी मान जाएंगे और शायद किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगेगी और मेरा काम भी आसान हो जाएगा। इसी के चलते मैं इसको मीनाक्षी को महाकुंभ लेके आया और हम लोग 18 तारीख को स्नान करने से पहले एक छोटा सा वीडियो भी बनाया और उसको मैंने सोशल मीडिया में भी डाला ताकि देखकर घर वालों को और भी लोगों को लगे कि हम लोग काफी खुश हैं। और उसके बाद में जैसे ही 18 तारीख को शाम हुई तो शाम को तकरीबन 9 बजे के आसपास मैं आदर्श नगर के पास में एक बस्ती है, केवट बस्ती, और वहां पर मैं गया और एक सस्ता लॉज ढूंढने लगा। तभी एक वहां पर शख्स मिल जाता है और वो कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें सस्ता लॉज दिलवा दूंगा। और वहां पर एक वही शख्स उस लॉज पर ले जाता है और उस लॉज में जब हम लोग ठहरने के लिए गए तो हमसे आईडी और फोन नंबर मांगा गया, लेकिन मैंने आईडी और फोन नंबर नहीं दिया। मैंने ये कहकर टाल दिया कि हमें बहुत सुबह ही निकलना है और कुछ ही घंटों की तो बात है और हमारे पास तो फोन नंबर भी नहीं है और आईडी भी नहीं है, हम लोग दिल्ली के रहने वाले हैं। और इस वजह से फिर मैंने इनका नंबर नहीं लिया और इसके बाद में ये लोग वहां पर रुक जाते हैं। तकरीबन 1 बजे के आसपास जब मीनाक्षी बाथरूम के लिए जाती है तो वहीं पर अशोक उसको चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर देता है और वहां से सामान लेने के बहाने अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह सुबह ही निकल जाता है। और जैसी सुबह होती है, जब और भी उस लॉज में ठहरे हुए लोग जब बाथरूम के लिए जाते हैं तो वहां पर मीनाक्षी की लाश मिलती है, जिसको देखकर चीख पुकार निकल जाती है और पुलिस को जब सूचना दी जाती है तो पुलिस आकर उस डेड बॉडी को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पूरा मामला पुलिस के सामने आ चुका था, इसीलिए अब अशोक को पुलिस हिरासत में तो पहले ही ले रखा था, अब उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करके अब उसको जेल भेज देती है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हो
तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। लेकिन दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ये भी बताएं कि आप ये मेरा वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।